भारत के औपनिवेशिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा पहलू केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं था, बल्कि वो आर्थिक शोषण था, जिसने धीरे धीरे पूरे देश की संपत्ति को बाहर निकालकर इंग्लैंड की ओर प्रवाहित कर दिया। और यही प्रक्रिया धन की लूट के रूप में जानी जाती है। ये केवल व्यापार या कर संग्रह की सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक संगठित और योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था थी, जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाने के लिए स्थापित किया। इस लूट की शुरुआत व्यापार के नाम पर हुई। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया, प्रारंभ में ये एक व्यापारिक संस्था थी, जिसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे इसने राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली और भारत के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन ने भारत के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। भारत उस समय एक समृद्ध देश माना जाता था, जहां कृषि, हस्तशिल्प और उद्योगों का संतुलित विकास था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस संतुलन को तोड़ दिया गया। उन्होंने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और अपने तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया, जिससे भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी और उसकी संपत्ति धीरे धीरे इंग्लैंड की ओर जाने लगी। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कर और राजस्व प्रणाली, जिसके माध्यम से भारतीय किसानों और व्यापारियों से बड़ी मात्रा में धन वसूला जाता था। ये धन केवल स्थानीय प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड भेजने के लिए उपयोग किया जाता था, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। इस संदर्भ में ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे भारत से लगातार धन बाहर जा रहा है और इसके कारण देश की गरीबी बढ़ रही है। ये केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं था, बल्कि ये उस वास्तविकता का वर्णन था जिसे भारतीय समाज अनुभव कर रहा था। धन की इस लूट का प्रभाव केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा। किसान, कारीगर और व्यापारी सभी इस शोषण का शिकार हुए, क्योंकि जब देश की संपत्ति बाहर जा रही थी तो स्थानीय स्तर पर संसाधनों की कमी हो रही थी, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बढ़ने लगी। इस प्रकार धन की लूट और इंग्लैंड के बीच का संबंध केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी संरचना थी जिसने भारत के विकास को रोक दिया और उसे एक निर्भर अर्थव्यवस्था में बदल दिया। और यही वो आधार है जिसे समझे बिना हम औपनिवेशिक भारत की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ सकते। भारत से इंग्लैंड तक धन के प्रवाह की प्रक्रिया केवल एक साधारण कर या व्यापारिक लेन देन नहीं थी, बल्कि ये एक जटिल और बहुस्तरीय तंत्र था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश एम्पायर ने व्यवस्थित रूप से भारतीय संसाधनों को अपने पक्ष में मोड़ा। और इस प्रक्रिया में कई ऐसे माध्यम शामिल थे जो बाहर से देखने पर सामान्य लगते थे, लेकिन वास्तव में वे आर्थिक शोषण के शक्तिशाली उपकरण थे। इस लूट का सबसे प्रमुख माध्यम था कर और राजस्व प्रणाली, जिसमें किसानों से भारी मात्रा में कर वसूला जाता था। ये कर केवल प्रशासनिक खर्च के लिए नहीं था, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजा जाता था, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती थी। इस प्रकार भारतीय किसान, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थे, इस व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार बने। इसके अलावा व्यापारिक नीतियां भी इस लूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदा जाए और इंग्लैंड में तैयार किए गए उत्पाद भारत में ऊंचे दामों पर बेचे जाएं। इस असंतुलित व्यापार ने भारत की संपत्ति को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया और स्थानीय उद्योगों को कमजोर कर दिया। एक और महत्वपूर्ण माध्यम था होम चार्जेस, जिसके तहत भारत को इंग्लैंड में होने वाले प्रशासनिक और सैन्य खर्चों का भुगतान करना पड़ता था। इसमें अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और अन्य खर्च शामिल थे, जो भारत से ही लिए जाते थे। इस प्रकार भारत केवल अपने प्रशासन का ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड की खर्चों का भी बोझ उठा रहा था। इस प्रक्रिया में सेना और युद्ध भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की सेना का उपयोग अपने अन्य उपनिवेशों में युद्ध करने के लिए किया और इन युद्धों का खर्च भी भारत से ही लिया जाता था। इस प्रकार भारत का धन केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा विदेशी व्यापार और निवेश के माध्यम से भी धन का प्रवाह इंग्लैंड की ओर होता था, क्योंकि भारत में होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज व्यापारियों और कंपनियों द्वारा अपने देश भेज दिया जाता था। इससे भारत में पूंजी का संचय नहीं हो पाता था और आर्थिक विकास रुक जाता था। इस संदर्भ में दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा ये स्पष्ट करती है कि ये प्रक्रिया केवल कुछ नीतियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये एक व्यापक और संगठित प्रणाली थी, जिसमें हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया गया कि भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड की ओर जाती रहे। इस प्रकार धन की लूट के ये विभिन्न माध्यम, कर व्यवस्था, व्यापारिक नीतियां, होम चार्जेस, सैन्य खर्च और विदेशी निवेश सभी मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसने भारत की आर्थिक नींव को कमजोर कर दिया और उसे एक निर्भर और शोषित अर्थव्यवस्था में बदल दिया।
भारत से इंग्लैंड की ओर होने वाली धन की निरंतर निकासी का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था के आंकड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक गहरी सामाजिक और मानवीय त्रासदी में बदल गया, जिसने भारतीय समाज के हर वर्ग, किसान, कारीगर, व्यापारी और मजदूर को प्रभावित किया। क्योंकि जब ब्रिटिश एम्पायर द्वारा स्थापित ये आर्थिक तंत्र कार्य कर रहा था, तब उसका सीधा प्रभाव लोगों के दैनिक जीवन और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर पड़ रहा था। सबसे पहले इसका प्रभाव भारतीय उद्योगों और कारीगरों पर पड़ा, जो पहले भारत की आर्थिक शक्ति का आधार थे। अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों के कारण स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे, क्योंकि इंग्लैंड में बने मशीन उत्पाद सस्ते और बड़े पैमाने पर उपलब्ध थे। इससे भारतीय कारीगरों की आजीविका छिन गई और वे बेरोजगार हो गए। ये प्रक्रिया भारत के औद्योगिक पतन का एक प्रमुख कारण बनी। कृषि क्षेत्र में भी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, क्योंकि किसानों से भारी कर वसूला जाता था और उन्हें नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आने लगी और जब अकाल पड़ते थे तो लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। इस संदर्भ में ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1943 एक भयावह उदाहरण है, जहां लाखों लोग भूख और कुपोषण के कारण मर गए। और ये स्थिति ये दर्शाती है कि धन की लूट का सीधा संबंध मानव जीवन की हानि से भी था। ग्रामीण जीवन में इस प्रक्रिया का प्रभाव और भी गहरा था, क्योंकि गांव जो पहले आत्मनिर्भर थे, अब पूरी तरह से बाहरी आर्थिक संरचना पर निर्भर हो गए। जब स्थानीय संसाधन और धन बाहर जाने लगे तो गांवों में गरीबी, बेरोजगारी और असुरक्षा बढ़ने लगी। इससे सामाजिक संरचना कमजोर हो गई और पारंपरिक जीवन शैली टूटने लगी। शहरी क्षेत्रों में भी ये प्रभाव देखा गया, क्योंकि उद्योगों के पतन और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। लेकिन वहां भी उन्हें स्थिर और सुरक्षित जीवन नहीं मिला। वे कम मजदूरी, खराब परिस्थितियों और असमानता का सामना करने लगे। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि धन की लूट का प्रभाव केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज में फैल गया था। इस प्रक्रिया ने समाज में असमानता को भी बढ़ाया, क्योंकि जहां एक ओर अंग्रेज अधिकारी और उनके सहयोगी वर्ग समृद्ध होते गए, वहीं दूसरी ओर आम जनता की स्थिति लगातार खराब होती गई। ये असंतुलन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी था, जिसने समाज में असंतोष और तनाव को जन्म दिया। इस प्रकार धन की लूट का प्रभाव एक व्यापक सामाजिक संकट के रूप में सामने आया, जिसने भारतीय समाज की नींव को हिला दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक शोषण केवल धन की हानि नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन, समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। भारत से इंग्लैंड की ओर होने वाली धन की निरंतर निकासी केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि समय के साथ ये एक ऐसी चेतना में बदल गई जिसने भारतीय समाज को जागरूक किया और उसे संघर्ष के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जब ब्रिटिश एम्पायर की नीतियों के परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आने लगे, तब ये समझ विकसित हुई कि ये केवल शासन का मामला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित शोषण है जिसे समाप्त करना आवश्यक है। इस चेतना के निर्माण में विचारकों और नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि कैसे भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही है और इसके कारण देश की गरीबी बढ़ रही है। उनके इस विश्लेषण ने लोगों को ये समझने में मदद की कि उनकी आर्थिक समस्याओं के पीछे एक संगठित कारण है और ये केवल व्यक्तिगत असफलता या प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। ये आर्थिक समझ धीरे धीरे राजनीतिक जागरूकता में बदलने लगी, क्योंकि लोगों ने ये महसूस किया कि जब तक अंग्रेजों का शासन बना रहेगा, तब तक ये शोषण समाप्त नहीं होगा। और यही विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बना, जहां आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय आंदोलनों और संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और इसे एक संगठित संघर्ष का रूप दिया। इस मंच के माध्यम से नेताओं ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारतीयों के अधिकारों की मांग की, जिससे ये आंदोलन और अधिक व्यापक और प्रभावी बन गया। धन की लूट के खिलाफ ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं का, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन भी था, जिसमें ये प्रश्न उठाया गया कि एक राष्ट्र की संपत्ति और संसाधनों पर उसका अधिकार होना चाहिए और ये कि किसी भी बाहरी शक्ति को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को अपने लाभ के लिए नियंत्रित करे। ये विचार आगे चलकर स्वतंत्र भारत की नीतियों का भी आधार बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने इस ऐतिहासिक अनुभव से सीख लेकर अपनी आर्थिक नीतियों को इस प्रकार विकसित करने का प्रयास किया जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके और उसकी संपत्ति देश के भीतर ही उपयोग हो। ये समझ विकसित हुई कि यदि आर्थिक नियंत्रण अपने हाथ में नहीं होगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधूरी रह जाएगी।
अंततः धन की लूट और इंग्लैंड के बीच का ये संबंध केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जिसने भारतीय समाज को ये सिखाया कि आर्थिक शोषण के विरुद्ध जागरूकता और संघर्ष कितना आवश्यक है, और ये कि एक राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक स्वतंत्रता में निहित होती है। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया शोषण से जागरूकता और फिर स्वतंत्रता तक एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा बन जाती है जो हमें ये समझाती है कि किसी भी समाज के लिए केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और यही वो संदेश है जो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है।